तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपका फरवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगा, जहां तक संभावना है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जिनका नहीं हो पाया है, उनके पास बेहतर अनुभव है कि टीआरई 4 में उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास यहाँ पे बीपीएससी 4.0 में इंपॉर्टेंट होने वाली है। जीएस और जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स रखे गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीवाई के प्रश्न पे आधारित यहाँ पे सभी प्रश्न हैं, जो कि पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको शामिल किया गया है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सोच समझ के आप लोग दीजिएगा। 1 से लेके हम लोग 30 तक कर चुके हैं प्रश्न। 30 के बाद 31 से आपका जीएस और जीके का प्रश्न शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा 31वां का ये कह रहा है कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों से संसाधित ग्लूकोजन का रूप कौन सा है। तो पहला यहाँ पर देखिए हमारा क्या कह रहा है, पॉलीसेकेराइड कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि मोनोसेकेराइड। तीसरा कह रहा है प्रोटीन। चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो सकते हैं। और यहाँ पे पांचवा कह रहा है कि नॉन ऑफ एबव, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही होगा। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे संवादी ग्लूकोज जो होता है, इसका मतलब क्या होता है। ये ग्लूकोज के कई अणुओं के आपस से जुड़ने से ये बनता है, जैसे कि जानवरों और कवक एवं बैक्टीरिया में ये भंडारण की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसे हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड के साथ जाएगा। तो जिनके लोगों का यहाँ पे पहला उत्तर आया एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न पे। 32 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 32 का प्रश्न ये कर रहा है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखाता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि दात्र कोशिका और यहाँ पे रक्तता में। दूसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ग्लूज में। तीसरा कह रहा है कि हेमोफीलिया में। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पे पांचवा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 32 का किसके साथ जाएगा। देखिए ये एक आनुवंशिक विकार होता है जो बीटा ग्लोबिन होता है उसमें जीन उत्पत्ति करता है, जिसके कारण होता है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो जाएगा पहले के ही साथ जाएगा। यहाँ पे दात्र कोशिकाओं और अशक्तता होता है जो कि अपने माता पिता उनके वंशजों से आता है। हम कह सकते हैं इसे ये जीन विकार होता है, आनुवंशिकता होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का आया पहला एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि हमारा संबंधित है 33वें प्रश्न से। 33वां देखिए हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाएं जो होती हैं उत्पादन में, यहाँ पे कह रहा है इथाइन एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो पहला कह रहा है कि एंटीपायरेटिक। दूसरा कह रहा है हमारा एंटीसेप्टिक। तीसरा कह रहा है हमारा एंटी एलर्जिक। और यहाँ पे चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पांचवा कह रहा है नॉन ऑफ, यानी इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 33 का किसके साथ जाएगा। देखिए एथाइन का जो प्रयोग होता है याद रखिएगा, इसका उपयोग जो होता है एंथेस्टिक जो दवाएं होती हैं इसके निर्माण में किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग जो होता है फार्मास्टिक में होता है, यानी जो भी दवाइयाँ बनती हैं उसके लिए किया जाता है। प्लास्टिक लेकर में किया जाता है इसका प्रयोग। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो 33 का जाएगा ये चौथे के साथ जाएगा। हमारा एक से अधिक में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग एंटी पायरेस्टिक में भी किया जाता है, एंटीसेप्टिक में भी किया जाता है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो गया। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा लेते हैं। 34वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 34 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 34 का बहुत ही बेहतर प्रश्न है। 34 का हमारा ये कर रहा है हमारा यहाँ के कि ताप एवं 380 दाब पर ध्वनि के वेग 340 मीटर सेकेंड प्रति माइनस होता है। ठीक है, यदि ताप को अपवर्तित रखते हुए दाब को 2 गुना कर दिया जाता है तो ध्वनि का वेग का मान क्या होगा। तो पहला कर रहा है हमारा 170 जो होगा। और दूसरा हमारा करा है 180 होगा। और तीसरा करा है हमारा यहाँ पे 190 मीटर होगा। और यहाँ पे चौथा करा है कि 140 सेकेंड होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले दूसरे तीसरे या फिर चौथे के साथ जाएगा या फिर पांचवें, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए, दाब में परिवर्तन के साथ जो घनत्व होता है उसी के अनुपात के दबाव के साथ बदलता रहता है, जिसमें पी बटे जो अल्फा होता है याद रखिएगा, जो पी बटे अल्फा होता है याद रखिएगा उसके साथ ही चलता रहता है, ये स्थिर रहता है। इसलिए दाब का गैस के ध्वनि के जो गति होती है वो कोई भी असर नहीं पड़ता है। हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। तो 340 सेकेंड के घाते जो होता है -1 बटे में 340 मीटर सेकेंड होता है। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया यहाँ पे चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न पे। 35 का देख लेते हैं क्या कर रहा है और कितने लोगों का ये सही होता है। कर रहा है हमारा, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त
होती है तब 2 घंटे में कितने यहाँ पे जीवाणुविक यहाँ पे निर्मित होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि 16 होगा, दूसरा कह रहा है 8 होगा, तीसरा 64 होगा और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 256 होगा और पांचवा कह रहा है नाना यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें हम 35 का, जीवाणु कोशिका जो होती है 15 मिनट में 2 भागों में विभक्त हो जाती है। कितना होती है 15 मिनट में, याद रखिएगा 15 मिनट में ये क्या होती है 2 भागों में विभक्त हो जाती है। 2 भागों में विभक्त होती है ये 15 मिनट में। तो 120 यहाँ पे कह रहा है कि 2 घंटे यानी 60 × 2 यानी 120। 120 मिनट में ये क्या करोगे, ये 120 मिनट में कितना भाग जाएगी तो 120 मिनट में जो जाएगी ये आपका 256 के साथ जाएगी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न पे। 36 का देखिए क्या कह रहा है हमारा, 36 का प्रश्न ये कह रहा है कि पौधा, जो पौधे होते हैं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित में से किन संरचना से स्पष्ट होता है। तो पहला करा है कि नाभिकी से, दूसरा करा है कि एंजाइम से, तीसरा करा है कि सेल वाल से यानी कोशिका भित्ति से और चौथा करा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा करा है कि नाना यानी उपयुक्त में से किसी के साथ नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 36 का किसके साथ जाएगा। जो देखिए जो कोशिकी जो भित्ति होती है पादप होती है कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटा कड़ा आवरण होता है। मतलब क्या होता है कि आवरण होता है, मतलब एक कोई कोशिका है उसके चारों तरफ क्या होती है एक आवरण ढका होता है ये किसी चीज से, ठीक है। और ये क्या करता है आवरण ढका होता है और ये मुख्यतः यहाँ पे जो सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 36 का। तो 36 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे कोशिका भित्ति के साथ जाएगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न पे। 37 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। 37 का बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारा है, कर रहा है यहाँ पे फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट है उसके अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है। तो ये सभी को पता है कि कुवैत होती है, याद रखिएगा जो कुवैती दिनार होती है ये दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, याद रखिएगा। अगर इसके भारतीय रुपये की अगर बात किया जाए तो ये एक भारतीय रुपये जो होता है इसके ये कितने के बराबर होता है तो 272.76 के बराबर होता है। यानी एक यहाँ पे कुवैती दिनार जो होता है वो भारत के 272.76 यानी लगभग 273 रुपये के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया एकदम करेक्ट होगा। 38वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। 38 का देखिए हमारा क्या कर रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त परियोजनाओं का शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में किया था। तो पहला करा है यहाँ पे बड़ौदा, दूसरा कर रहा है कि कोल्लम, तीसरा कर रहा है कि सोलापुर, चौथा कर रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं और यहाँ पे पांचवा कर रहा है कि नाना यानी उपयुक्त में से किसी में से भी नहीं सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा या फिर पांचवा। जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर में। जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जो 8 अमृत महोत्सव परियोजना का शुरुआत महाराष्ट्र में किया था वो किस शहर में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो देखिए मोदी द्वारा जो ये महाराष्ट्र के किस शहर में किया गया था तो ये सोलापुर में किया गया था। याद रखिएगा किस में किया गया था, सोलापुर में किया गया था। अगर पूछता है कितने करोड़ का यहाँ पे निवेश किया गया था, कितने करोड़ के निवेश के द्वारा ये बनाई गई थी, तो याद रखिएगा ये 2000 करोड़ के लागत से बनाई गई थी। याद रखिएगा 2000 करोड़ के लागत से बनाई गई थी, ठीक है। 8 अमृत परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा, सोलापुर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न पे। 39 का देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। 39 का हमारा ये कह रहा है कि ITI मद्रास ने मोबिलिटी यहाँ पे सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है। तो पहला करा है कि स्टारलिंक के साथ, दूसरा करा है स्टारलिंक का मतलब ये है जो आपके ये हैं यक्स यानी ट्विटर था उसके मालिक जो हैं उनके साथ इन्होंने कांटेक्ट किया है स्टारलिंक। दूसरा कर रहा है हमारा यहाँ पे टेस्ला के साथ, यहाँ पे स्टारलिंक यानी टेस्ला के साथ, ठीक है। दूसरा कर रहा है हमारा यहाँ पे अल्टेयर के साथ, तीसरा कर रहा है कि फार्बल स्पेशलिस्ट लैब के साथ और चौथा कर रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा कर रहा है कि इनमें से किसी के साथ भी नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप किसके साथ जाएंगे 39वें के। तो देखिए 39वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, अल्टेयर के साथ किया था, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के। 40वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 40वां का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 40 का प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि अकादमिक पुरस्कार 2024 ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था।
तो ये पहला करा कि सिलियन मर्फी ने, दूसरा करा है कि डेवेन जॉनसन ने, तीसरा करा है कि टॉम क्रूज ने और चौथा करा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और यहाँ पे पांचवा करा है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। एलियन यहाँ पे सिलियन मर्फी के साथ जाएगा, डेवेन जॉनसन के साथ जाएगा या फिर टॉम क्रूज के साथ जाएगा, उपयुक्त में से किसी के साथ नहीं जाएगा या फिर उपयुक्त में से सभी किसी में से सही नहीं होगा। तो 40वें का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा सिलियन मर्फी के साथ जाएगा। याद रखिएगा 96 ऑस्कर पुरस्कार, याद रखिएगा 96, ये कौन सा था, ये 96 वे पुरस्कार जो 2024 में संपन्न हुआ, याद रखिएगा 2024 में संपन्न हुआ है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जो था ये आयरिश अभिनेता यानी सिलियन मर्फी को ओपन हाइमर के रॉबर्ट ओपनहाइमर की भूमिका निभाने के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 41वें प्रश्न पे। 41 का प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है, क्या कह रहा है हमारा 41 का, ये कह रहा है कि किसे हाल ही में यहाँ पे वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो पहला कह रहा है कि नेट साइबर इंग्लैंड के द्वारा, दूसरा कह रहा है कि स्मृति माधवाना भारत, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है यहाँ पे वेस्ट इंडीज जो हेले मैथ्यूज हैं, और यहाँ पे चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं, और फिर पांचवा कह रहा है कि उपयुक्त में से किसी के साथ नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 41 का किसके साथ जाएगा। अगर 41 की हम बात करें, ठीक, तो ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है 41 का, याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये हाल ही में जो किया गया है 2023 के लिए आईसीसी महिला T20, याद रखिएगा, क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको दिया गया है, यहाँ पे नेट साइबर ब्रंट इंग्लैंड को दिया गया था, याद रखिएगा, चुना गया था, या फिर स्मृति माधवान या भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए चुना गया था, या फिर हेले मैथ्यूज यानी वेस्ट इंडीज के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आप लोग कहाँ देंगे इसका, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। जो लोग क्रिकेट प्रेमी हो उसका आंसर जरूर दीजिएगा 41वें का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 42वें प्रश्न पे। 42वां का प्रश्न हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। 22 का देखिए, 42वां का हमारा ये कह रहा है कि मुंबई में संपन्न हुई मिस वर्ल्ड 2024 ताज किसके सिर चढ़ा। तो पहला हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मिस इंडिया सीनी शेट्टी, दूसरा हमारा कह रहा है कि मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा को, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है हमारा मिस लेबनान यास्मीना जे टाउन, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से किसी को नहीं, और यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 42 का। तो 42 का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग करिएगा, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा के साथ जाएगा, याद रखिएगा। इन्हें मिला गया 2024 में मुंबई में संपन्न हुए जो विश्व वर्ल्ड जो है मिस इंडिया उसके लिए चुना गया था। ये चेक रिपब्लिक की है, और ये क्रिस्टीना पिस्कोवा जो 71वें मिस वर्ल्ड ताज इनको मिला है, याद रखिएगा। ये 71वां मिला है, कौन सा मिला है, 71वां मिस वर्ल्ड ताज मिला है, ठीक है। तो और 2023 की अगर बात किया जाए कि 2023 में, याद रखिएगा 2023 में किसे मिला था, तो 2023 में जो मिला था कैरोलिना को मिला था, बिलावस्का जो यहाँ पे को मिला था, याद रखिएगा। ये कौन थी, कैरोबिना थी, उनको मिला था। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 43वें प्रश्न पे। 43 का देखिए हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे कि IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्ट फोरम का आयोजन किस देश में किया गया था। तो पहला कह रहा है कि सिंगापुर, दूसरा कह रहा है कि फ्रांस, तीसरा कह रहा है कि स्पेन, चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे पांचवा कह रहा है कि उपयुक्त में से किसी के साथ नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 43वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर 43वें का बात किया जाए तो ये सिंगापुर में के साथ किया गया था, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न पे। 44 का प्रश्न देखिए क्या करा, भारत ने विदेशी 7वें बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, ये किस देश में है। तो पहला करा है बांग्लादेश, दूसरा करा है श्रीलंका, तीसरा करा है म्यांमार, चौथा करा है कि हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा करा उपयुक्त में से किसी के भी साथ नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 44वें का किसके साथ जाएगा, तो याद रखेगा बांग्लादेश के साथ हमारा हालिया जो भी क्षेत्रीय है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो बहुत ही ठीक नहीं है, इस आधार पे हम कह सकते हैं ये तो सही नहीं होगा। श्रीलंका के साथ भी सही नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमारा राइट आंसर जाएगा म्यांमार के साथ। जितने लोगों का तीसरा आया है एकदम राइट आंसर होगा म्यांमार के साथ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45वें प्रश्न पे।
45 का देखिए क्या कह रहा है हमारा, 45 का कह रहा है कि डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे सुंदरगढ़ कहा जाता है, सुंदरवन कहा जाता है, सुंदर यहाँ पे सुरेंद्र नगर कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, और यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे सुंदरवन भी कहा जाता है। यह गंगा के, याद रखिएगा ये कहाँ बनता है, सुंदरवन में है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि ये देखिए कहाँ कहाँ अगर बनता है तो ये गंगा के किनारे बनता है, याद रखिएगा यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, और एक है मेघना, मेघना, मेघना नदियों की, याद रखिएगा नदियों में डेल्टा का ये क्या करती है, निर्माण करती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे सुंदरवन कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 46वें प्रश्न पे, 46वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 46वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। तो 46 का हमारा ये कह रहा है बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। तो मार्ग देखिए जो बिहार की जिस नदी को, याद रखिएगा जिस नदी का मार्ग परिवर्तन कर दिया गया है उसे ही बिहार का को यहाँ पे शोक नदी कहा जाता है। तो यहाँ पे शोक नदी की अगर आप याद रखेंगे तो आपका कोसी के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा आपका पहला ही। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो मार्ग था, याद रखिएगा बिहार की जो कोसी नदी के जो मार्ग को परिवर्तित करने के लिए ये कुख्यात है, याद रखिएगा जाना जाता है। परिवर्तन करने के कारण ही इसे बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के ही साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 47वें प्रश्न पे। 47 का कह रहा है वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। पहला कह रहा है कि आद्रता जल से, दूसरा कह रहा है कि बधा जल से, तीसरा कह रहा है कोशिका जल से, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से एक कोई भी सही नहीं होगा। उपयुक्त में से यहाँ पे कोई भी एक से अधिक सही हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, या फिर पांचवें के साथ जाएगा। जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए। अगर 47वें की बात किया जाए तो हमारा यहाँ पे कोशिका, याद रखिएगा कोशिका जल के साथ जाता है। राइट आंसर जितने लोगों का आया यहाँ पे हमारा तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 48वें प्रश्न पे। 48 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। 48 का बहुत ही बेहतर प्रश्न है। कह रहा है कि विश्व, यहाँ पे कह रहा है विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। पहला कह रहा है कि 43 किलोमीटर से 43 किलोमीटर हो सकता है, दूसरा कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति 36 किलोमीटर है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है 49 किलोमीटर से 49 किलोमीटर है, यानी कह रहा है कि 49 किलोमीटर ही है, याद रखिएगा। और यहाँ पे चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा कह रहा है हमारा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमारा कि विषुवत वृत्तीय रेखा, जो विषुवत वृत्तीय रेखा है उसके व्यास, याद रखिएगा व्यास से कितना अधिक है। कह रहा है कि 43 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 49 किलोमीटर है। तो ये लगभग में है, याद रखिएगा ये कितना अधिक है, तो ये लगभग में ही आएगा। पृथ्वी का जो भूमध्य जो रेखीय जो व्यास है, पहला जो है याद रखिएगा भूमध्य रेखी जो होता है, याद रखिएगा पृथ्वी का। अगर हम बात करें यहाँ पे भूमध्य, याद रखिएगा भूमध्य व्यास की अगर बात किया जाए तो ये कितना है, 12,756 है, याद रखिएगा भूमध्य व्यास है किलोमीटर है। जबकि अगर ध्रुवीय व्यास की अगर बात किया जाए, ध्रुवीय अगर व्यास की बात किया जाए तो 12,000, याद रखिएगा इसका जो है 12,714 है, 14 है। तो हम कह सकते हैं लगभग, याद रखिएगा हम कह सकते हैं लगभग जो ये जाएगा आपका किसके साथ जाएगा यहाँ पे 43 किलोमीटर, यानी ये 41 किलोमीटर होगा। याद रखिएगा 41 किलोमीटर, तो लगभग हमारा ये किसके साथ जाएगा यहाँ पे, पहले के साथ जाएगा, 43 किलोमीटर के साथ जाएगा। तो जितने लोगों का यहाँ पे आया है लगभग में पाया है, यहाँ पे पहला एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 49वें प्रश्न पे। 49 का देखिए हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 49 का। कह रहा है कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय यहाँ पे अपनाया जाता है। तो पहला कह रहा है कि 78 यहाँ पे 5 ईस्ट में है, यानी याद रखिएगा या पूर्व में है। दूसरा हमारा कह रहा है 82.5 यहाँ पे पूर्व में है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि 87.5 पूर्व में है। याद रखिएगा ये मानक है जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, अपने भारतीय मानकों का समय अपनाया जाता है। उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो सकता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 49 का दूसरे के साथ जाएगा 142.5, यानी पूर्व दिशा में होगी। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे हमारा दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
50वें प्रश्न पे और 50वां देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे माना जाता है? तो पहला कह रहा है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, दूसरा कह रहा है कि डॉक्टर बी के कुरियन को, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि श्री सुंदरलाल बहुगुणा को। और यहाँ पे ये तो पेड़ों के लिए जाने जाते हैं, पेड़ों को बचाने के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा, हरित क्रांति के लिए नहीं, ये गलत है। और यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं, जब पहला गलत हो गया तो गलत ही है, और यहाँ पे पांचवा भी गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन के साथ जाएगा। भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में इसे जाना जाता है, और इनका नाम है स्वामी यहाँ पे नाथन, जिन्हें मरने के बाद, याद रखिएगा, इनके मरने के बाद, मरणोपरांत इनको क्या किया गया था, 2024 में भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के। आगे बढ़ते हैं 51वें प्रश्न पे। 51 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 51 में कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये तो सबको पता है, पहला होगा यहाँ पे, पहला होगा कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे करा K2, तीसरा करा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा करा है उपयुक्त में से एक से कोई भी नहीं सही है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। 51 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो सभी को पता है कि कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची श्रेणी में कहा जाता है इसके पर्वत को। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 52वें प्रश्न पे। 52 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 52 का प्रश्न हमारा देखिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर करा है। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। पहला यहाँ कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूलतः यानी पहले मूलतः एक भाग था, वो कौन था? यहाँ पे टेथिल था। दूसरा हमारा करा है कि गोंडवाना लैंड का। तीसरा करा है पेंजिया, और यहाँ पे चौथा करा उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो सकता है, और पांचवा करा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो 52 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 52 का जो राइट आंसर जाएगा गोंडवाना लैंड जाएगा। किसके साथ जाएगा? ये भारत के पूर्व में मूलतः एक भाग था जो कि अलग हो गया। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 53वें प्रश्न पे। 53 का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। बिहार में 1857 की क्रांति को किसके नेतृत्व में किया गया था? तो पहला हमारा क्या कर रहा है, कुंवर सिंह के। दूसरा हमारा कर रहा है यहाँ पे तात्या तोपे के। तीसरा कर रहा है हमारा नाना साहब के, और चौथा कर रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा कर रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 53 का किसके साथ जाएगा? अगर 53 की बात किया जाए तो ये किसके साथ जाएगा? अगर हम 53 की बात करें तो 53 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे, ये पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा इन्होंने जगदीशपुर के जो जमींदार थे आरा यानी कुंवर सिंह, इनके ही नेतृत्व में ये कार्य किया गया था। ठीक है, तो ये राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे किसके पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 54वें प्रश्न पे। 54 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। 54 का हमारा ये कर रहा है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा आलोकित बनाया गया था। तो सबको पता है कि ये जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके ही द्वारा क्या किया गया था, राष्ट्रवाद की नेतृत्व में इनको बनाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे जो 54 का जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा के लोकप्रिय बनाया गया था। और इन्हें ही याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें ही आध्यात्मिक पिता भी कहा था। ठीक है, राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता कहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का यहाँ पे आया है स्वामी विवेकानंद के साथ एकदम राइट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 55वें प्रश्न पे। तो 55 का देखिए प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ पे गहन राष्ट्रवाद विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रसारित किया गया था? तो पहला कर रहा है अमृत बाजार पत्रिका। दूसरा कर रहा है कि पायनियर स्टेट्समैन, और यहाँ पे करा है उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, और पांचवा करा है कि कोई भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले दूसरे तीसरे या फिर चौथे या फिर पांचवा के साथ। तो जल्दी से 55 का राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा यहाँ पे संपादित किया गया था। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 56वें प्रश्न पे। 56 का देखिए हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1918 से लेके 1918 में यानी कहा गया है कि अहमदाबाद के मिल मालिकों और यहाँ पे मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया गया था, किसने हस्तक्षेप किया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। तो महात्मा गांधी के द्वारा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ पे जमदेश टाटा के साथ किया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के या फिर पांचवें के। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे 56 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर 56 की बात किया जाए तो ये महात्मा गांधी। ठीक है, महाराष्ट्र में मिल, यहाँ पे यहाँ याद रखिएगा महाराष्ट्र में मिल और मालिकों और मजदूरों के मध्य जो विवाद था उसे सुलझाने का कार्य किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे
किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 57वें प्रश्न पे। 57% पे हमारा देखिए क्या कह रहा है। 57 का देखिए हमारा क्या कह रहा है कि बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा का लोकप्रिय बनाया गया था, नाम बताइए। तो पहला कह रहा है हमारा पे मधवाराम, दूसरा कह रहा है कि कारमानंद शर्मा, तीसरा कह रहा है कि पीसी जोशी, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 57 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो याद रखिएगा इसके जो नेतृत्व किया गया था ये कब किया गया था। तो 57 का जो राइट आंसर जाएगा कार्यानंद शर्मा के साथ जाएगा और ये 4 मार्च 1928 को किया गया था। याद रखिएगा ये कब किया गया था, तो 4 मार्च, ठीक है 4 मार्च को और 1928 याद रखिएगा 1928 को और 28 को ये पटना के, याद रखिएगा पटना, ठीक पटना पटना के बिहार यहाँ पे बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस किसान सभा का एक क्या किया था, स्थापना किया था। इसमें 1929 में या 1929 में सोनपुर मेला में भी आयोजित किया गया था। इस सभा का मुख्यतः ये था कि किसान सभा की स्थापना किस प्रकार से किया जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा स्वामी सदानंद, ठीक है। राइट आंसर जब जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 58वें प्रश्न पे। 58 का देखते हैं क्या कितने लोगों का सही होता है। करा के मोहिउद्दीन कमेटी के किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट बनाई गई थी। ये जो मोहिउद्दीन कमेटी थी ये भारत को आज़ादी किस प्रकार से दिलाई जाए इसके संबंध में ये कमेटी का गठन किया गया था। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, दूसरा हमारा कह रहा है कि दैत्तिक प्रणाली, तीसरा कह रहा है कि संघवाद और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 58 का किसके साथ जाएगा। तो 58 का जो जाएगा हमारा यहाँ पे दैत्य प्रणाली के साथ जाएगा, द्वैत प्रणाली के साथ जाएगा 58 का। मुद्दीन कमेटी का गठन जो हुआ था 1900, याद रखेगा ये कब हुआ था, 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में, याद रखेगा ये 1924 में हुआ था। और इसे यहाँ पे सर अलेक्जेंडर मुद्दीन मैन की अध्यक्षता में किया गया था और ये भारत की स्वतंत्रता किस प्रकार से की जाए इसकी चर्चा के लिए बनाई गई थी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 59वें प्रश्न पे। 59 का देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। अगर अच्छी से पढ़ाई की होगी तो ये प्रश्न आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। करा भारत में वो महान एकता करता, यहाँ पे एकता करता तथा था जिसने केवल, याद रखिएगा केवल दूसरों की संयोजकता ही नहीं बनाई अपितु उसको अपने मित्रों और साथियों से आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। ये किसने कहा था। तो ये पहला हमारा कह रहा था बाल गंगाधर तिलक, दूसरा कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस, तीसरा कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद, चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो 59 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो याद रखिएगा इनमें से किसी ने भी नहीं किया था इसका, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो जाएगा नॉन ऑफ एबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं थे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा पांचवें के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 60वें प्रश्न पे, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर लास्ट तक क्लास देखी है, बेहतर तरीके से देखी है, अगर आप लोग पढ़ाई में एकदम जुझारू हैं, अगर अगली एग्जाम TRE 4 निकालना चाहते हैं तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठन करने में कौन आगे बढ़ा रहा। तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे बिहारी बोस करें, यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप ने, और तीसरा कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आप लोग देखिए नीचे ये PDF आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगी। तो PDF जल्द ही मिलेगी आप लोगों को। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और बता दें कि जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और सपोर्ट जरूर करिएगा, याद रखिएगा सपोर्ट जरूर करिएगा, सभी लोग सपोर्ट करने के साथ शेयर करिएगा। और आशा करते हैं कि BPSC 4 पॉइंट, याद रखिएगा BPSC 4.0 जो आने वाली है फरवरी में, उनमें सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सभी लोगों का सिलेक्शन, सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आशा करते हैं जिनका भी TRE 1, याद रखिएगा TRE 1, TRE 2, TRE 3 में नहीं हो पाया है तो याद रखिएगा TRE 4 में जरूर हो, यही आशा करते हैं। तो जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी बात कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।